हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम BLI 229 का करेंगे। ठीक है। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे जैसे बाकी सीरीज के कर रहे हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द स्पेशल फीचर्स ऑफ कोहा। ठीक है। तो कोहा के स्पेशल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है। कोहा इज द वर्ल्ड फर्स्ट ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है। ये वर्ल्ड का पहला ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है। ठीक है। यानी ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है। आपको बिना मतलब कोई पेमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप इजिली इसको इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके जो सोर्स कोड होता है, जो कोड्स वगैरह होते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, यानी चेंजेस वगैरह करके उसको और भी फीचर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। उसमें पूरी फ्रीडम है। ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड इन न्यूजीलैंड। ठीक है। इसको न्यूजीलैंड में बनाया गया था 1999 में। ठीक है। कैटिपो कम्युनिकेशन, बाई कैटिपो कम्युनिकेशन फॉर द होरोवेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट। ठीक है। होरोवेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए बनाया गया था पहली बार इसे। बीइंग ओपन सोर्स मीन्स दैट, ओपन सोर्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को फ्रीली अवेलेबल है एक तो। ठीक है। और लाइब्रेरी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। Koha helps libraries automate their routine activities such as acquisition, cataloging, circulation, serial control, online public access cataloging। यानी ये सारी सर्विसेज क्या हैंगी, कोहा में हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। एक्विजिशन बुक वगैरह खरीदना, कैटलॉगिंग वगैरह करना उसका, सर्कुलेशन में जैसे बुक रिटर्न वगैरह जो डेली के टास्क वगैरह होते हैं लाइब्रेरी के, वो सब कर सकते हैं। ठीक है। रिटर्न करना या फिर इशू करना। सीरियल कंट्रोल मतलब जो अपने लाइब्रेरी के जो इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज वगैरह हैं, ठीक है, उनके जो पब्लिकेशंस वगैरह हैं उनको क्या करना, मैनेज वगैरह करना। ठीक है। और ओपेक के बारे में तो आप बहुत बार सुन चुके हैं। ठीक है। ऑनलाइन सर्विसेज को प्रोवाइड करना लाइब्रेरी की। ठीक है। टुडे इट इज वाइडली यूज्ड बाय एकेडमिक, पब्लिक, स्कूल एंड स्पेशल लाइब्रेरीज अराउंड द वर्ल्ड। यानी इनके द्वारा काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा पैमाने पे यूज किया जा रहा है। ठीक है। इसके फीचर क्या है कोआ के, तो पहली बात तो सबसे बड़ा फीचर है ओपन सोर्स है। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, अंडर GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। ठीक है। यानी इसके अकॉर्डिंग ये आता है। ठीक है। यानी इसके ये लाइसेंस इनको प्रोवाइड करता है सबको फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो उसकी कोई लाइसेंस फी नहीं है। सोर्स कोड को मॉडिफाई आप कर सकते हैं। ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट इज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है वर्ल्ड वाइड, कहीं से भी आप मतलब हेल्प वगैरह ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन है ना। और रिड्यूस करता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन कॉस्ट को। ठीक है। यानी लाइब्रेरी के जो ऑटोमेशन कॉस्ट है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप इससे जो कंप्यूटराइज सर्विसेज वगैरह हैं इजीली एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है। वेब बेस्ड सिस्टम, इसकी सबसे अच्छी खासियत तो ये है ना कि आप चाहे तो इसको वेब ब्राउजर में ही यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। आपको इंस्टॉल करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। वैसे इसका सॉफ्टवेयर आता है, पर आप चाहो तो इंटरनेट से, नेट से डायरेक्ट इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें अगर, तो एक्सेसिबल फ्रॉम एनी लोकेशन, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। और इजी मेंटेनेंस एंड अपडेट, यानी इसको इजीली मेंटेन भी कर सकते हैं और अपडेट्स वगैरह आते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। अपडेट कर सकते हैं इजीली। सपोर्ट्स रिमोट एक्सेस, यानी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अगला है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट, यानी एक फीचर प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट का। इसमें क्या करता है, ये इंटीग्रेट करता है ऑल मेजर लाइब्रेरी फंक्शंस इनटू अ सिंगल सिस्टम। यानी जो भी लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस वगैरह होते हैं वो एक सिंगल सिस्टम में प्रोवाइड करता है। ठीक है। मेजर मॉडल्स की बात करें इसके, देखो, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपेक। ठीक है। पैट्रॉन मैनेजमेंट, यानी यूजर या फिर जो मेंबर्स वगैरह हैं उनका मैनेजमेंट। ठीक है। पैट्रॉन का मतलब रिपोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे काम यहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है। दिस इंटीग्रेशन अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन वगैरह कम होंगे। ठीक है, वर्क का। और क्या होगा, जो एरर्स वगैरह होने के चांसेस होंगे काफी कम हो जाएंगे। ठीक है। यूजर फ्रेंडली है काफी। ठीक है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, इंटरनेट से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, तो यूजर फ्रेंडली है। ठीक है। इसका जो इंटरफेस वगैरह है, ओपेक अलाउस यूजर टू सर्च लाइब्रेरी रिसोर्सेज ऑनलाइन। आप लाइब्रेरी के रिसोर्सेज वगैरह जो होते हैं इसमें ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो सिंपल एंड एडवांस सर्च को क्या करता है, वो मतलब फीचर प्रोवाइड करता है उसका। सर्च बाय ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड, यानी आप ऑथर के नाम से, टाइटल या फिर सब्जेक्ट के नाम से
पर्टिकुलर ये सब कीवर्ड से उनको सर्च कर सकते हैं। ठीक है। बुक रिजर्वेशन। ठीक है। कोई पर्टिकुलर बुक है, आपको रिजर्व करवानी है कि ये बुक मुझे यूज करनी है, तो आप रिजर्व करवा सकते हैं, होल्ड करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनकी। ठीक है, होल्ड करने की। यूजर लॉगिन फैसिलिटी होती है, उसमें यूजर लॉगिन कर सकता है। ठीक है। डिस्प्ले ऑफ बुक अवेलेबिलिटी स्टेटस। ठीक है, यानी उस पर डिस्प्ले करता है कि बुक अवेलेबल है कि नहीं है, वो स्टेटस वहां पे शो करता है। ठीक है। मार्क 21 एंड मेटा डाटा सपोर्ट। ठीक है, कोआ सपोर्ट करता है मार्क 21 को। मार्क 21, ठीक है, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग फुल फॉर्म होती है इसकी। 21 इसका एडिशन है। ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें या वर्जन समझ लो। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें यहाँ पे, तो स्टैंडर्डाइज्ड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है इसमें। ठीक है। इजी एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन लाइब्रेरी। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को बेटर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आता है G39.50 सपोर्ट। ठीक है, कोआ सपोर्ट करता है इसको। इस प्रोटोकॉल को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये क्या आएगा, एक स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर सर्चिंग एंड रिट्राइविंग बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स फ्रॉम द रिमोट डाटाबेस। ठीक है, एक स्टैंडर्ड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स वगैरह को या फिर रिमोट डाटाबेस वगैरह जो है उनको क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस की बात करते हैं, करें यहाँ पे, तो कॉपी कैटलॉगिंग बिकम्स ईजियर, यानी कैटलॉग वगैरह को कॉपी करना ईजी हो जाता है। रिकॉर्ड्स कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर लाइब्रेरी। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड्स वगैरह आएंगे दूसरी लाइब्रेरी से भी लिए जा सकते हैं, इम्पोर्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। सेव्स टाइम एंड एफर्ट, टाइम और एफर्ट को कम करता है। ठीक है। पावरफुल सर्कुलेशन मैनेजमेंट। द सर्कुलेशन मॉड्यूल मैनेजेस द इशू एंड रिटर्न ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो चेक इन एंड चेक आउट ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक को यहाँ पे चेक इन का फीचर और चेकआउट का फीचर रहेगा। रिन्यूअल ऑफ बुक्स, रिन्यू करा सकते हैं, रिजर्वेशन करा सकते हैं डॉक्यूमेंट का। फाइन कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, टेक्टर कैलकुलेशन वगैरह जो करना है वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। ओवर ड्यू नोटिस। ठीक है, ओवर ड्यू नोटिस का मतलब यहाँ पे होता है, जैसे कोई आपने बुक वगैरह खरीदी है। ठीक है, तो क्या होता है जब उसका टाइम हो जाता है ना कि हाँ अपने रिटर्न करने का टाइम हो गया है, तो आपको ये क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा। ये होता है ओवर ड्यू नोटिस, नोटिस देगा आपको। ठीक है, कि आपका टाइम हो गया बुक को वापस लौटाने का। एक्विजिशन मैनेजमेंट। ठीक है, एक्विजिशन मतलब रिसोर्स को लेना। ठीक है, द एक्विजिशन मॉडल हेल्प इन परचेजिंग लाइब्रेरी मटेरियल। ठीक है, ये जो मॉडल होता है हेल्प करता है पर लाइब्रेरी मटेरियल को परचेज करने में। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो वेंडर मैनेजमेंट करता है। देखो, वेंडर कौन पर्सन होता है, जिससे हम कोई चीज ना खरीदते हैं। ठीक है, जैसे हम, ठीक है, हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर पर्सन से, हमने पर्टिकुलर इस पर्सन से कोई सामान खरीदा। अगर हम इस चीज को उधार लेते हैं, ठीक है, या इससे लेते हैं, तो ये हमारा वेंडर बन जाएगा। जिससे हम सामान खरीदते हैं वो कौन होता है, हमारा वेंडर होता है। ठीक है, अब वो पेमेंट आप कैश में भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी है। कई बार क्या होता है कि कुछ एसेट्स वगैरह दे के भी परचेज किया जा सकता है। चलो इतना डिटेल में नहीं आना है, मतलब जिससे सामान लिया वो हमारा वेंडर है। ठीक है। बजट कंट्रोल, बजट इजीली कंट्रोल किया जा सकता है इससे। ठीक है। फंड एलोकेशन। ठीक है, फंड एलोकेट करने में हेल्प करता है। ऑर्डर ट्रैकिंग में हेल्प करता है। इनवॉइस मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है। सीरियल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे कोहा मैनेज करता है सीरियल पब्लिकेशन को, जैसे कि जनरल हो गए, मैगजीन हो गए। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, तो इनको क्या करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है। ठीक है। फंक्शंस की बात करें यहाँ पे, तो सब्सक्रिप्शन फंक्शन मैनेजमेंट है इसमें। ठीक है, सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट यानी सब्सक्रिप्शन वगैरह आएगा उसको मैनेज करता है। ठीक है। इशू ट्रैकिंग, यानी ट्रैकिंग वगैरह जो होती है उसको, जो भी कोई बुक वगैरह इशू करे उसको ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है। रिन्यूअल मैनेजमेंट। ठीक है, बुक्स वगैरह रिन्यू वगैरह करना है तो उसको मैनेज करने का भी काम करता है। क्लेम जनरेशन फॉर मिसिंग इशूज। ठीक है, यानी कोई भी जनरेट किया पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वगैरह अगर वो मिसिंग वगैरह है तो क्या कर सकते हैं, उसका क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, उस पर्टिकुलर मिसिंग इशू का। ठीक है। मल्टी लाइब्रेरी सपोर्ट। ठीक है, कोआ सपोर्ट करता है मल्टीपल लाइब्रेरी फ्रॉम सिंगल इंस्टॉलेशन, यानी एक पर्टिकुलर इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर को आप, और मल्टीपल लाइब्रेरी वगैरह होती हैं उसमें सपोर्टेड होती हैं। ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो सुटेबल फॉर लाइब्रेरी नेटवर्क एंड कंसोर्टिया, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है इसमें। ठीक है, और रिसोर्स शेयरिंग अमोंग लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अमोंग क्या मतलब, कई सारी लाइब्रेरी क्या करते हैं आपस में रिसोर्सेज वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है।
कंसोर्टिया क्या होती है? ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी को कहते हैं, ठीक है, जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपने रिसोर्सेज वगैरह को शेयर करते हैं, ठीक है। फिर आता है बार कोड एंड RFID सपोर्ट, ठीक है। RFID के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली बार। ये क्या होता है? एक डिवाइस टाइप का होता है, ठीक है, कंप्यूटर टाइप का छोटा सा डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, रेडियो सिग्नल से क्या होता है, वर्क करता है, ठीक है। यानी आपको बुक्स वगैरह को बिना टच, मतलब उसको बिना कॉन्टेक्ट या टच वच करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिना कॉन्टेक्ट में आए इन्फॉर्मेशन वगैरह को स्कैन कर लेता है दूर से, ठीक है। और कई बार कोई प्रोडक्ट होता है तो बाहर लेके जा रहे हैं पर्टिकुलर एरिया से, तो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन RFID में मिलती है, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिटी बोलते हैं RFID मतलब, ठीक है। अब बारकोड वगैरह तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सपोर्ट करता है इसमें। कोआ सपोर्ट्स मॉडर्न आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे बारकोड क्या आएगा? यूज्ड फॉर क्विक इशू एंड रिटर्न बुक, यानी बुक को इशू करना है, रिटर्न करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट स्कैन किया और काम हो गया, ठीक है। RFID आ गया, देखो यहाँ पे। यूज्ड यूजेज रेडियो वेव्स फॉर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल, ठीक है। रेडियो वेव का यूज करता है। इससे क्या होगा? फास्टर सर्कुलेशन होगा, इम्प्रूव्ड इन्वेंट्री कंट्रोल होगा। इन्वेंट्री मतलब देखो, पर्टिकुलर कोई भी चीज होती है ना, कोई बिजनेस वगैरह, तो पर्टिकुलर जिस चीज का काम करता है, तो सामान जो खरीदता बेचता है वो उसकी इन्वेंट्री होती है। लाइब्रेरी में इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? बुक्स वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। रिड्यूस्ड मैनुअल वर्क, ठीक है, मैनुअल वर्क को क्या करता है? रिड्यूस करता है, क्योंकि कंप्यूटराइज फॉर्मेट में तो जल्दी हो जाता है, ठीक है। रिपोर्ट जनरेशन, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह भी जनरेट करता है, प्रोवाइड करता है रिपोर्टिंग टूल्स वगैरह काफी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लाइब्रेरीज कैन जनरेट, क्या क्या जनरेट कर सकते हैं आप देखो? सर्कुलेशन रिपोर्ट, मेंबरशिप, एक्विजिशन, स्टैटिस्टिकल, ओवरड्यू रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट आप क्या कर सकते हैं? इधर ही जनरेट करवा सकते हैं इससे, ठीक है। और मल्टी लिंगुअल सपोर्ट है इसमें, ठीक है, यानी कई सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें यहाँ पे, तो सुटेबल फॉर लाइब्रेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री में जो लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं वो भी इसको यूज कर सकती हैं। यूजर कैन एक्सेस द सिस्टम इन देयर प्रिफर्ड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज इसको ज्यादा अच्छे से समझ आती है यूजर को, वो उस लैंग्वेज में यूज कर सकता है। एनहेंसिड यूजेबिलिटी, ठीक है, यूजेबिलिटी को क्या करता है? एनहेंस करता है। सिक्योरिटी एंड यूजर मैनेजमेंट, ठीक है, कोआ प्रोवाइड करता है डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस राइट, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करो तो लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एडमिनिस्ट्रेटर, लाइब्रेरी स्टाफ, ये इंश्योर करता है कि जो डाटा है वो सिक्योर रहे और कंट्रोल्ड रहे, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी इंटीग्रेशन, यानी डिजिटल लाइब्रेरी के साथ ये क्या हुआ? जुड़ा जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोहा कैन बी इंटीग्रेटेड विद डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सच एज, जो डी स्पेस है डिजिटल लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर है, तो इसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है, मतलब मर्ज हो सकता है, ठीक है। और ग्रीन स्टोन वगैरह, तो इनके साथ मिलकर मतलब कॉपरेट करके काम किया जा सकता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें कोआ की, तो देखो कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्री होता है। सिंपल सी बात है, फ्री है, कोई पैसे ज्यादा पैसे लगते ही नहीं है, ठीक है, फ्री। ओपन सोर्स है, कस्टमाइजेबल है, अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह कर सकते हैं आप। वेब बेस्ड है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सपोर्ट करता है, ठीक है। इजी मेंटेनेंस है, इजीली आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। कम्युनिटी जो है इसका, कम्युनिटी सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी हेल्प वगैरह चाहिए होती है तो इजीली मिल जाता है वेबसाइट पे जाके, ठीक है। सुटेबल फॉर लाइब्रेरीज ऑफ ऑल साइज, ठीक है, यानी अलग अलग साइज की जो लाइब्रेरीज होती हैं सभी के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है, चाहे वो बड़ी लाइब्रेरी हो चाहे छोटी लाइब्रेरी, ठीक है, सबके लिए। सपोर्ट्स रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्किंग, ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्किंग वगैरह में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द टेक्निकल फीचर्स ऑफ GSDL, यानी ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है, ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी। ये GSDL जो होता है ये भी क्या है? ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, जिसको डेवलप किया गया था न्यूजीलैंड में ही, ठीक है। न्यूजीलैंड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो, ठीक है, इन कोलेबोरेशन विथ यूनेस्को, यानी यूनेस्को के साथ कोलेबोरेट करके बनाया गया था, एंड ह्यूमन इन्फो NGO के साथ। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजिटल कलेक्शन, ठीक है, ये इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। GSDL enables libraries and institutions to build digital libraries containing text, images, audio, video, and other
मल्टीमीडिया रिसोर्सेज, ठीक है। टेक्निकल फीचर्स की बात करें GSDL के, ठीक है, तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है पहले तो, ठीक है, ये भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो चीज़ें जैसे कोहा में थी ना, वो चीज़ें तो यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके सोर्स को मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो GSDL इज फ्रीली अवेलेबल एंड कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट जैसा पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट वगैरह ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो नो लाइसेंसिंग कॉस्ट, कस्टमाइजेबल, मतलब कस्टमाइजेशन में क्या है पॉसिबल है, कम्युनिटी सपोर्ट अवेलेबल होता है यहाँ पे, यानी कम्युनिटी भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी, देखो कम्युनिटी में क्या होता है ना, सिंपल क्या होता है ना, जैसे कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होता है ना, तो कई सारे लोग डेवलपर्स वगैरह इनको यूज करते हैं, इनके सोर्स में चेंजेस वगैरह करते हैं, या कई बार कुछ गलतियां वलतियां होती है, कमी होती है, तो क्या करते हैं उस कमियों को ढूंढते हैं और फिर उनको बताते हैं कि ये कमी हैगी, तो सॉफ्टवेयर में क्या किया जाता है, चेंजेस किया जाता है, यानी वो कम्युनिटी में लोग सपोर्ट भी करते हैं कि कोई फीचर्स वगैरह ऐड करते हैं, तो कई सारे डेवलपर वगैरह होते हैं, वो इनको सिक्योरिटी वगैरह को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करते हैं, तो एक कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी, ठीक है, GSDL कैन ऑपरेट ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको विंडोज में यूज कर सकते हो, लाइनक्स में, यूनिक्स में, मैक ओएस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, मतलब कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप। सपोर्ट मल्टीपल फाइल फॉर्मेट, इसमें कई सारे फाइल फॉर्मेट्स वगैरह सपोर्टेड है, जैसे कि PDF वगैरह, HTML, वर्ड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट फाइल वगैरह, इमेज जैसे कि JPEG या फिर PNG, ठीक है, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ये सारी चीजें क्या करता है, अलाउ करता है, सपोर्ट करता है। मेटा डाटा का भी सपोर्ट मिलता है इसमें, ठीक है। GSDL सपोर्ट करता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेटा डाटा स्टैंडर्ड, एग्जाम्पल के लिए दुबलिन कोरेगा, ठीक है, मैथ्स हो गया, मैथ्स मतलब मेटा डाटा कोडिंग एंड ट्रांसलेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो कई सारे मेटा डाटा के जो स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, इनको क्या करता है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट करता है। क्वालिफाइड दुबलिन कोड, ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल देंगे मेटा डाटा के जो कि सपोर्ट करता है, ठीक है। मेटा डाटा, डाटा दैट डिस्क्राइब अदर डाटा, मैंने बताया था मेटा डाटा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किसी डाटा को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो डाटा होता है उसे बोलते हैं मेटा डाटा। जैसे टाइटल हो गया किसी बुक का, ऑथर हो गया, सब्जेक्ट, पब्लिकेशन वगैरह, ठीक है। फुल टेक्स्ट सर्चिंग इसमें, ठीक है, यूजर्स कैन सर्च द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन द कलेक्शन। एडवांटेजेस की बात करें तो फास्टर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है, ठीक है, इम्प्रूव्ड सर्च एक्यूरेसी, और बेटर यूजर एक्सपीरियंस मिलता है यहाँ पे, ठीक है। रिट्रीवल यानी फाइंड आउट करना, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। ब्राउजिंग फैसिलिटीज होती है इसमें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उसको आप ब्राउज कर सकते हैं, जैसे टाइटल के अकॉर्डिंग या ऑथर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट, डेट, कीवर्ड, इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन इजिली रिट्राइव हो जाएगी, रिट्राइव कर पाओगे, ठीक है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट इसमें भी मिलता है, ठीक है, इसमें भी आप मल्टीपल लैंग्वेजेस वगैरह सपोर्ट, मतलब सपोर्ट मिलता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिकोड का मतलब क्या होता है, एन इंटरनेशनल कैरेक्टर एंडिंग स्टैंडर्ड दैट सपोर्ट मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है, यूनिकोड मतलब एक इंटरनेशनल कैरेक्टर इनकोडिंग होती है, स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है कई सारी लैंग्वेजेस को, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो यूजफुल फॉर मल्टीलिंगुअल कलेक्शन, सपोर्ट करता है लोकल एंड रीजनल रीजनल लैंग्वेजेस को, ठीक है। वेब बेस्ड एक्सेस है इसमें, ठीक है, कलेक्शन कैन बी एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर। एडवांटेजेस की बात करें तो रिमोट एक्सेस कर सकते हैं आप, इंटरनेट से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, इजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, नो स्पेशल सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर यूजर, ठीक है, कोई नए सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, स्पेशल सॉफ्टवेयर की। कलेक्शन बिल्डिंग विजार्ड, ठीक है, GSDL provides a graphical interface called collection, ठीक है, फॉर बिल्डिंग डिजिटल कलेक्शन, ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्राफिकल इंटरफेस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसका नाम है इसमें कलेक्टर, क्या नाम है, कलेक्टर, जो कि बिल्ड करता है डिजिटल कलेक्शन को, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो एडिंग डॉक्यूमेंट, या फिर असाइनिंग मेटा डाटा, ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन, या फिर पब्लिशिंग कलेक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कलेक्शन, ठीक है, पब्लिशिंग कलेक्शन, तो ये सब फंक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आता है प्लग इन आर्किटेक्चर, प्लग इन क्या होता है, देखो क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर होता है,
ठीक है, जिसमें ये फंक्शन तो परफॉर्म होता है। फिर क्या होता है, उसके कई सारे प्लगइन्स होते हैं, उससे अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे ना, तो जो इस प्लगइन का फंक्शन होगा ना, वो इसमें भी ऐड हो जाएगा, उसको आप इजीली यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे GSDL यूजेस प्लगइन टू इंपोर्ट डिफरेंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए पीडीएफ प्लगइन होता है इसका, वर्ड प्लगइन होता है, HTML प्लगइन होता है। तो इन प्लगइन का यूज करके आप इनके फीचर्स को क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, कंप्रेशन एंड स्टोरेज एफिशिएंसी। डॉक्यूमेंट्स आर कंप्रेस्ड बिफोर स्टोरेज। ठीक है, कंप्रेस क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फाइल है, ठीक है, वो क्या है 10 MB की है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, अगर आप अगर कंप्रेस कर लेंगे ना, तो उसकी फाइल का साइज रिड्यूस हो जाता है, जैसे 2 MB हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो कोई फाइल्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, उसको स्टोर करने से पहले क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट को कंप्रेस कर लेता है। ठीक है, ताकि स्टोरेज जो होती है वो कम मिले। ठीक है, कम स्टोरेज में काम हो जाए। बेनिफिट्स की बात करें तो सेव करता है डिस्क की स्पेस को, और फास्ट रिट्रीवल होता है। ठीक है, इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ लार्ज कलेक्शन, अगर लार्ज कलेक्शन है तो उसको एफिशिएंटली क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शंस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू, जिसको कलेक्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू या फिर इंट्रानेट के थ्रू। ठीक है, अब इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर क्या होता है समझो जरा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग डिवाइसेस हैं, तो हम इंटरनेट का यूज करते हैं ना, तो क्या होता है, एक ही बार में यहाँ से इधर भी हम शेयर कर सकते हैं, यहाँ से इधर भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ से इधर भी कर सकते हैं। इंटरनेट मतलब विद इन द किसी पर्टिकुलर चीज के अंदर ही अंदर। ठीक है, आपस में ही। तो ये होता है इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर होता है। इंटर मतलब होता है, समझ लो दो चीजों के बीच में या दो से अधिक। ठीक है, और इंट्रा का मतलब होता है अपने ही, अपने अंदर ही अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के जैसे अंदर ही कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो इंटरनेट। CD-ROM, DVD, दिस फीचर इज यूजफुल इन एरिया विथ लिमिटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, अगला है कस्टमाइजेबल इंटरफेस, लाइब्रेरी कैन कस्टमाइज। ठीक है, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हैं लाइब्रेरी में उसके होम पेज को। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेबल है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। जैसे पर्टिकुलर आपको लग रहा है कि ये वाला टैब यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको कहीं और भी पुट कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कस्टमाइजेशन, इसे कहते हैं। यानी अपने अकॉर्डिंग चीजों को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज लेआउट वगैरह को। ठीक है, इसमें होम पेज को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, सर्च इंटरफेस को, कलेक्शन अपीयरेंस को, और नेविगेशन स्ट्रक्चर को। इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी है इसमें। ठीक है, GSDL कैन मैनेज बोथ स्मॉल एंड लार्ज डिजिटल कलेक्शन, ये छोटे और बड़े कलेक्शन जितने भी होते हैं उन दोनों को मैनेज कर सकता है। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें तो सुटेबल होता है स्कूल्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए। ठीक है, कैन अकोमोडेट ग्रोइंग कलेक्शन। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, जो ग्रोइंग कलेक्शन वगैरह है ना, ये उन कलेक्शन को क्या कर सकता है, स्पेस प्रोवाइड करता है उनको रखने के लिए। ठीक है, फिर आता है इंटर ऑपरेबिलिटी सपोर्ट। ठीक है, GSDL सपोर्ट स्टैंडर्ड दैट अलाउ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम। तो अलग अलग सिस्टम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज वगैरह कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह को। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो OAI PMS फुल फॉर्म यहाँ पे ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग। ठीक है, XML वगैरह हो गया। इंटरऑपरेबिलिटी का देखो, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यहाँ पे लिखा है एबिलिटी ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डाटा। ये उस एबिलिटी को दिखाता है कि ये चीजें अगर कर सकते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें GSDL की, तो देखो फ्री एंड ओपन सोर्स है, सपोर्ट करता है मल्टीपल रिसोर्सेज को। ठीक है, फुल टेक्स्ट सर्चिंग फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट मिलता है, मेटा डाटा स्टैंडर्ड कंप्लायंस को फॉलो करता है। ठीक है, इजी कलेक्शन मेगा बिल्डिंग इसमें। ठीक है, कलेक्शन वगैरह इजीली बिल्ड कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटेबिलिटी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। सुटेबल फॉर डिजिटल रिजर्वेशन। ठीक है, यानी ऑनलाइन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को मतलब ऑनलाइन रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिजिटाइजेशन, यानी डिजिटाइजेशन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो देखो डिजिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिंटेड हैंड रिटन ऑडियो वीडियो एंड फोटोग्राफिक मटेरियल इनटू डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, यूजिंग स्कैनिंग एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजी। यानी इसमें क्या किया जाता है,
जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना, इन सब चीजें जो होती है उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें डिजिटाइजेशन की, तो देखो प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, यानी जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको बचा के हम रख सकते हैं। अब मोबाइल वगैरह में टेक्नोलॉजी फॉर्म में रहता है तो लंबे समय तक स्टोर्ड रहता है और ज्यादा का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सेफ रहता जाता है, ठीक है। इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करता है, बेटर इंफॉर्मेशन रिट्रेवल होता है इसमें, सपोर्ट फॉर डिजिटल लाइब्रेरी, यानी डिजिटल लाइब्रेरी को भी सपोर्ट करता है। प्रोसेस क्या आएगा डिजिटाइजेशन का, तो पहला सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, पहले तो देखो मटेरियल जो होगा उसको सिलेक्ट करो। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई बुक हो गई, रेयर बुक, या मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, जनरल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, फोटोग्राफ हो गई, या हो सकता है कि ऑडियो वीडियो का कोई रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे अब इसको, पहले सिलेक्शन करेंगे उस मटेरियल का, ठीक है। उसके बाद करेंगे प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। बिफोर स्कैनिंग मटेरियल, स्कैनिंग मटेरियल्स आर प्रिपेयर्ड केयरफुली, ठीक है। यानी उसको स्कैन करने से पहले मटेरियल को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे, ठीक है। डस्ट वगैरह जो हैगी, ठीक है, या फिर स्टेपल्स वगैरह जो है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। रिपेयरिंग डैमेज पेजेस, अगर पेजेस वगैरह डैमेज हो गए हैं, तो उसको कोशिश करेंगे कि उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ठीक करेंगे। अरेंजिंग डॉक्यूमेंट्स इन सीक्वेंस, डॉक्यूमेंट्स में पेजेस वगैरह का सीक्वेंस में नहीं है तो उसको सीक्वेंस में लगाएंगे, ठीक है। स्कैनिंग, अब स्कैनिंग देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल इमेजेस यूजिंग स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनिंग क्या आएगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल इमेजेस में, ठीक है, यूजिंग स्कैनर, स्कैनर का यूज करके डिजिटल इमेजेस में अगर डॉक्यूमेंट को हम चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्कैनिंग। कॉमन फॉर्मेट क्या होते हैं, देखो टिप होता है, TIFF, ठीक है। जेपेज होता है, PNG, PDF, ये अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। स्कैन करने के बाद इस फॉर्मेट में क्या किया जाता है, फाइल्स को रखा जाता है। इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। स्कैन्ड इमेजेस आर इम्प्रूव्ड थ्रू एडिटिंग, ठीक है। एंड जो स्कैन्ड इमेजेस वगैरह होती है उनको थोड़ा एडिट वगैरह कर दो तो वो काफी अच्छी हो जाती है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से क्लियर वगैरह दिखने लगता है। क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, देखो क्रॉप कर लेंगे, जैसे हमें लग रहा है हमने इमेजेस खींची और इमेज पूरी ऐसे आई है, ठीक है, तो ये फालतू का जो एरिया है इसको क्रॉप कर देंगे, ठीक है, तो सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखेगा, इसको कहते हैं क्रॉपिंग। फिर रोटेशन, अब देखो डॉक्यूमेंट क्या आएगा, थोड़ा सा तिरछा है, तो उसको रोटेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ठीक है। ब्राइटनेस एडजस्टमेंट, अगर डल फोटो लग रही है, काफी धुंधली टाइप की लग रही है, तो ब्राइटनेस इंक्रीज कर देंगे तो थोड़ी साफ सुथरी क्लीन दिखने लग जाएगी। कॉन्ट्रास्ट को इनहेंस कर देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट इनहेंस करने से क्या होता है ना, पर्टिकुलर जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं काफी उभर के आते हैं, ठीक है। नॉइस रिमूवल, अगर लग रहा है कि उसमें नॉइस वगैरह है, फालतू की चीजें वगैरह लग रही है ना, मतलब एक्स्ट्रा चीजें, तो उसमें नॉइस को रिमूव कर सकते हैं, फालतू चीजों को जो दाग धब्बे वगैरह उनको हटा सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसको OCR बोलते हैं, ठीक है। OCR सॉफ्टवेयर कन्वर्ट स्कैन्ड इमेजेस इनटू द टेक्स्ट, ठीक है। यानी कोई स्कैन, कोई जैसे आपकी नोटबुक हो गई उसमें आपने कुछ लिख रखा डाटा, ठीक है, ये क्या करेगा OCR, उसकी इमेजेस को कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट के फॉर्म में, जिसको आप इजीली एडिट भी कर सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह को, ठीक है। इसमें वर्ड फिर आपको मतलब टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएंगे, फिर इजीली आप सर्च वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस वगैरह उसमें कर सकते हैं। OCR जो हैगा वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दैट रिकॉग्नाइज्ड प्रिंटेड कैरेक्टर एंड कन्वर्ट देम इनटू मशीन रीडेबल फॉर्मेट। बेनिफिट्स की बात करें तो फुल लेंथ सर्च देता है इसमें, ठीक है, आप पूरा पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सर्च कर सकते हैं, यानी कुछ भी सर्च करना है उसके अंदर का कोई डाटा वगैरह वो भी सर्च कर सकता है, ठीक है। एडिटिंग की कैपेबिलिटी, एडिट कर सकते हैं आप टेक्स्ट को, और बेटर एक्सेसिबिलिटी होती है, इजिली एक्सेस कर सकते हैं। मेटाडाटा क्रिएशन, मेटाडाटा इज एडिड टू डिस्क्राइब द डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक है। मेटाडाटा इसलिए ऐड किया जाता है ताकि जो डिजिटल रिसोर्सेज है उसको डिस्क्राइब किया जा सके, ठीक है। एग्जांपल के लिए टाइटल वगैरह हो गया, ऑथर हो गया, सब्जेक्ट वगैरह, पब्लिशर वगैरह हो गया, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डेट वगैरह हो गई। क्वालिटी कंट्रोल, द डिजिटाइजेशन फाइल्स आर चेक्ड फॉर मिसिंग पेजेस, ठीक है। तो अब हमने डिजिटाइज तो कर दिया, इसमें चेक करेंगे हम मिसिंग पेजेस वगैरह होंगे अगर इसमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो चेक करेंगे, कहीं फोटो लेने में क्या पता था नहीं कोई पेजेस वगैरह मिस हो गए, हम तो चेक करेंगे।
इमेज की क्वालिटी जो होती है वो भी चेक की जाती है। ओसीआर की एक्यूरेसी देखी जाती है कि हमने वर्ड कुछ और लिखा था, कहीं कुछ और लिख के तो नहीं आ गया, वो सब चेक किया जाता है। और मेटा डाटा की एक्यूरेसी भी चेक की जाती है कि जो डाटा ऑथर नेम वगैरह इसने मतलब लिया है वो सही आ रहा है कि नहीं, मतलब प्रॉपर है कि नहीं, सब चेक किया जाएगा। ठीक है। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है। डिजिटल फाइल तो स्टोर सिक्योरली, उनको सिक्योरली क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। स्टोरेज के मेथड क्या क्या हो सकता है, आप इसको हार्ड डिस्क में रख सकते हैं या फिर सर्वर्स पे रख सकते हैं ऑनलाइन वगैरह, या क्लाउड स्टोरेज, ये भी ऑनलाइन ही होता है। ठीक है। डिजिटल रिपोजिटरीज वगैरह, ये तीनों जैसे ऑनलाइन स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है। इंडेक्सिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली। ठीक है। इनको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको अरेंज कर सकते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, या फिर ऑथर के नेम के हिसाब से, या कलेक्शन के हिसाब से, या डेट के हिसाब से। ठीक है। ताकि इन्फॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर सकें। एक्सेस एंड डिसेमिनेशन। ठीक है। द फाइनल डिजिटल कलेक्शन इज मेड अवेलेबल टू यूजर्स थ्रू, यानी जो फाइनल डिजिटल कलेक्शन होगा यूजर को कैसे अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरीज के थ्रू, या फिर इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज के थ्रू, या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू, या फिर लाइब्रेरी पोर्टल के थ्रू। ठीक है। चैलेंजेस इन डिजिटाइजेशन, इसमें चैलेंजेस क्या हैं, देखो पहली चीज तो हाई इक्विपमेंट कॉस्ट। ठीक है। यानी एक बार शुरू में तो पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है। जो इक्विपमेंट वगैरह मशीन वगैरह लगती हैं उसको आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है। कॉपीराइट इशू आ सकता है, आप फोटो लेके कई लोगों को अगर दे रहे हो तो फिर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। ठीक है। लार्ज स्टोरेज रिक्वायरमेंट, स्टोरेज वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। यहाँ पे मशीन की स्टोरेज की बात हो रही है, या तो सर्वर में हमें पेमेंट वगैरह भी देनी पड़ती है ना, तो उसके चार्जेस वगैरह भी लग सकते हैं, तो कॉस्ट भी लगती है इसमें। ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्टाइज नीडेड। ठीक है। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट वगैरह होना चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, यानी लंबे समय के लिए चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन में कई बार इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटाइजेशन, इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर डॉक्यूमेंट, जो रेयर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है। अगला है क्विक रिमोट एक्सेस, इसको आप इजीली इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। क्विक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। रिसोर्स शेयरिंग अमॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है। कई सारे इंस्टीट्यूशन आप अपने रिसोर्सेज वगैरह पर शेयर कर सकते हैं। रिड्यूस करता है फिजिकल हैंडलिंग को। ठीक है। अब ओरिजिनल डाटा ले लेकर आपको घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं। सपोर्ट करता है डिजिटल लाइब्रेरीज एंड ई लर्निंग। ठीक है। अगला है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। डिस्कस 5 एरास ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ठीक है। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर and communication technologies to perform operations such as acquisition, cataloging, circulation, serial controlling, and information retrieval with minimum human intervention। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स वगैरह का यूज किया जाता है, उसके सॉफ्टवेयर वगैरह का, ठीक है, टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज किया जाता है, जिससे जो लाइब्रेरी के वर्क्स वगैरह हैं वो ज्यादातर काम कंप्यूटर से ही हो जाए, इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम हो, यानी इंसान जो है, ठीक है, वो उसमें कम मेहनत लगाए, ज्यादातर वो काम कंप्यूटर ही करते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें इसके, तो इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी को और एक्यूरेसी को, टाइम सेव करता है और लेबर भी सेव करता है। ठीक है। यानी मेहनत कम करनी पड़ती है। प्रोवाइड बेटर यूजर सर्विसेज, रिड्यूस करता है रिपीटेटिव मैनुअल वर्क को, फैसिलिटेट करता है रिसोर्स शेयरिंग को। ठीक है। यानी रिसोर्स शेयरिंग की फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव करता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को। ठीक है। 5 एरास ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, देखो पहला एरा जो है इसको बोलते हैं प्री ऑटोमेशन एरा, जो कि 1960 से पहले का है। ठीक है। दिस वॉज ट्रेडिशनल मैनुअल लाइब्रेरी पीरियड। ठीक है। इसमें ये पुराना टाइम का पीरियड, लाइब्रेरीज वगैरह जो थी उस टाइम का आएगा। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहाँ पे, तो देखो कार्ड कैटलॉग्स यूज किए जाते थे उस समय पे, मैनुअल सर्कुलेशन सिस्टम हुआ करता था, सब कुछ ह्यूमन ही किया करते थे। ठीक है। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स वगैरह हुआ करते थे, उसमें कंप्यूटर वगैरह का यूसेज नहीं हुआ करता था। ठीक है। फिर लिमिटेशन की बात करें तो बहुत टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। डिफिकल्ट इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल, इन्फॉर्मेशन को ढूंढना काफी मुश्किल था,
और हाई चांसेस ऑफ एरर, एरर के चांसेस क्या थे, काफी ज्यादा थे उस समय। स्टैंड अलोन ऑटोमेशन एरा, 1960 से लेकर 70 के बीच में कौन सा एरा था, स्टैंड अलोन, ठीक है। इसमें लाइब्रेरी स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन होता था पर्टिकुलर काम के लिए, लाइब्रेरी उस क्या करते थे, उन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का यूज करती थी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सिंगल कंप्यूटर सिस्टम हुआ करता था, ऑटोमेशन ऑफ इंडिविजुअल टास्क, ठीक है। इंडिपेंडेंट डाटाबेस वगैरह हुआ करते थे। एग्जांपल्स की बात करें तो सर्कुलेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, कैटलॉगिंग ऑपरेशंस वगैरह हो गए। और यहाँ पे एडवांटेजेस की बात करें तो देखो फास्टर प्रोसेसिंग थी, ठीक है, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। लिमिटेशंस की यहाँ पे बात करें तो लैक ऑफ इंटीग्रेशन अमंग द लाइब्रेरी फंक्शन, यानी इसमें क्या था, कई सारे जो लाइब्रेरी के जो फंक्शंस वगैरह थे वो इसमें अवेलेबल नहीं थे उस समय, यानी जैसे कि आज के टाइम पे तो सारे फंक्शन एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाते थे, उस टाइम पे इन सब चीज़ों की कमी थी, ठीक है। फिर आया इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, जिसको आईएलएस बोलते हैं, ये 1980 के दशक में टाइम पे आया था, ठीक है। डिफरेंट लाइब्रेरी एक्टिविटीज वर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। अब इसमें क्या ट्राई किया गया, उसमें स्टैंडअलोन में सिंगल हुआ करता था ना, सर्विस एक ही टाइप का फंक्शन प्रोवाइड करता था, इसमें अब कई सारे फंक्शन अब धीरे धीरे ऐड होने लग गए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस हुआ करता था, सारा एक ही जगह पे जाकर कई बार मिल जाता था, ठीक है। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स हुआ करता था, मेजर मॉड्यूल्स की बात करें तो एक्विजिशन कर सकते थे, कैटलॉगिंग कर सकते थे, सर्कुलेशन कर सकते थे, सीरियल कंट्रोल, ओपेक वगैरह सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते थे, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो रिड्यूस करता था डुप्लीकेशन वर्क को, इम्प्रूव करता था एफिशिएंसी को, और बेटर रिकॉर्ड मैनेजमेंट करता था, ठीक है। डुप्लीकेशन को कैसे देखो कम करता है, क्योंकि अब प्रॉपर अब कैटलॉगिंग वगैरह ये जो एक्विजिशन वगैरह सारे रिकॉर्ड वगैरह जो बना रहे हैं, अगर अलग अलग सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे तो कई बार हो सकता है एक ही डाटा को दो बार हम पुट कर दे, पर एक ही जगह जब सब कुछ करेंगे तो उसमें डुप्लीकेशन के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। नेटवर्क एंड वेब बेस्ड एरा, ठीक है। अब 1990 में आता है नेटवर्क एंड वेब बेस्ड, यानी अब धीरे धीरे इसमें इंटरनेट का यूज होना चालू हो चुका है, ठीक है। लाइब्रेरीज बिकम कनेक्टेड थ्रू नेटवर्क एंड इंटरनेट, अब इंटरनेट और नेटवर्क का यूज करना चालू कर दिया लाइब्रेरी ने, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं, ऑनलाइन एक्सेस टू कैटलॉग, ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, रिसोर्स शेयरिंग आ गया है, और इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज वगैरह आ गई हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो जैसे ओपेक हो गया, बिकम द वेब ओपेक, ओपेक क्या बन गया, वेब ओपेक नाम बन गया इसका, ठीक है। पहले डिजिटल फॉर्मेट में कंटेंट को रखता था, ठीक है, बट अब क्या कर रहा है, वेब ऑनलाइन चीजों को प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन उन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। लाइब्रेरी नेटवर्किंग इंक्रीज हो गया, लाइब्रेरी का जो नेटवर्क था वो इंक्रीज हो चुका है। एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो रिमोट एक्सेस, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और फास्टर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो जाती थी, ठीक है। अभी 2000 से लेके अब तक जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो जो एरा है वो है डिजिटल एंड क्लाउड बेस्ड एरा, ठीक है। मॉडर्न लाइब्रेरीज यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स वगैरह। आज के टाइम पे जो मॉडर्न लाइब्रेरीज वगैरह हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, क्लाउड कंप्यूटिंग को, और वेब बेस्ड जो सर्विसेज वगैरह है वो प्लेटफॉर्म्स मतलब इंटरनेट के थ्रू क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरीज वगैरह हैं, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं, क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, मोबाइल एक्सेस है, ठीक है। मतलब ये चीजें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ये चीजें हैंगी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी जो यूज होती है जैसे कोहा हो गया, डी स्पेस हो गया, ग्रीनस्टोन हो गया, RFID, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI वगैरह हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बेनिफिट्स तो ये देखो 24/7 आवर्स अवेलेबल, किसी भी टाइम आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, कहीं से भी शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, और कहीं भी शेयर कर सकते हैं। एनहेंस्ड यूजर सर्विसेज, यूजर की सर्विस को क्या कर दिया गया, काफी ज्यादा अच्छा कर दिया गया। एडवांटेजेस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, देखो फास्टर लाइब्रेरी ऑपरेशन होता है, यहाँ पे इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी होती है, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो पाता है, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो पाता है, रिड्यूस करता है पेपर वर्क को, और इम्प्रूव करता है यूजर के सेटिस्फेक्शन को। व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस, डिस्कस इट्स रोल। सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, देखो सिस्टम एनालिसिस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है।
ये क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी है एग्जिस्टिंग सिस्टम की टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर, ताकि उसको स्ट्रक्चर को समझ सके, फंक्शन को समझ सके और प्रॉब्लम्स को, ठीक है, एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्रूव्ड सिस्टम, ठीक है। तो सिस्टम एनालिसिस क्या होता है, सिस्टमेटिक स्टडी है एग्जिस्टिंग सिस्टम की, यानी जो सिस्टम पहले से उनकी स्टडी है जिससे हमें हेल्प मिलती है अंडरस्टैंड करने में उसके स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, प्रॉब्लम्स को एंड रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपिंग एंड इम्प्रूव्ड सिस्टम, ठीक है। यानी जो इम्प्रूव्ड सिस्टम्स वगैरह आएंगे उनको इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। सिंपल वर्ड में अगर कहूँ, अगर इतना कंफ्यूज नहीं होना तो देखो क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग अ सिस्टम केयरफुली टू फाइंड आउट व्हाट इट डज, ये क्या कर रहा है इसको फाइंड आउट करो, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड, इसको और ज्यादा इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो देखो, अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है सिस्टम प्रॉब्लम्स को, ठीक है, डिटरमाइन करता है यूजर के रिक्वायरमेंट्स को, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, रिड्यूस करता है कॉस्ट को और फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ऑटोमेशन की, ठीक है। रोल ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी में इसका क्या रोल है, तो आइडेंटिफाई करता है यूजर की नीड्स को, ठीक है, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स क्या आएगी, सर्विस एक्सपेक्टेशन, लोग सर्विसेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी से, ठीक है, यूजर का बिहेवियर वगैरह होता है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, एनालाइज करने में, ठीक है। स्टडिंग एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी ऑपरेशन, जो अभी लाइब्रेरी में ऑपरेशन वगैरह अभी इस समय हो रहे हैं उनको स्टडी करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे ये एनालिस्ट जो होते हैं यहाँ पे एग्जामिन करते हैं इन चीज़ों को, एक्विजिशन प्रोसीजर को, कैटलॉगिंग प्रैक्टिसेस को, सर्कुलेशन एक्टिविटीज को, सीरियल कंट्रोल फंक्शन को, ठीक है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात करें यहाँ पे, तो सिस्टम एनालिसिस आइडेंटिफाइज इशूज सच एज, जैसे कि डिले इन सर्विसेज, अगर सर्विसेज में डिले वगैरह हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे इस प्रॉब्लम को, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, अगर वर्क बार बार डुप्लीकेट वगैरह, जैसे एक ही जैसा काम दो बार हो गया तो उसे भी आइडेंटिफाई करेगा। इन एफिशिएंट प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं या फिर डाटा मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम होती है उन सबको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, जैसे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या आएगी, ठीक है, जैसे कंप्यूटर चाहिए, सर्वर चाहिए, स्कैनर चाहिए, तो क्या क्या हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हार्डवेयर क्या होता है, जिनको आप टच कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, और फील तो कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का होता है ओनली फील कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, फील कर सकते हो बट टच नहीं कर सकते। तो नॉर्मली कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, स्कैनर्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये वो मशीन्स की बात कर रहे हैं जो ये काम करेंगे, ठीक है। जैसे कंप्यूटर हो गया, सर्वर जो हो गया, यहाँ पे सर्वर फिजिकल की बात हो रही है, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बात करें, देखो कोहा हो गया, SOUL हो गया, न्यूजन लिव हो गया, ठीक है। नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो देखो इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इम्प्रूविंग वर्क फ्लो को इम्प्रूव करता है, ठीक है। वर्कफ्लो रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ टास्क परफॉर्म्ड बाय द लाइब्रेरी, यानी एक सीक्वेंस रहता है, जो भी टास्क लाइब्रेरी करती है उसका सीक्वेंस रहेगा, पर्टिकुलर पहले क्या क्या होगा, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस हेल्प करता है रिमूविंग अननेसेसरी स्टेप्स वगैरह, जो तो उनको रिमूव करता है, प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करता है, इंप्रूव करता है एफिशिएंसी को, ठीक है। सपोर्ट लाइब्रेरी ऑटोमेशन, जो लाइब्रेरी का ऑटोमेशन उसको सपोर्ट करता है। बिफोर ऑटोमेशन, ऑटोमेशन से पहले आप क्या करते हैं, सिस्टम एनालिसिस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, कि फंक्शन शुड बी ऑटोमेटेड, ठीक है, विच फंक्शन शुड बी ऑटोमेटेड, यानी कौन से फंक्शन को ऑटोमेटेड करेंगे, ठीक है, वो आप डिटरमाइन करोगे। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी वगैरह जो होगी, यानी क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो सब डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। कॉस्ट एस्टिमेशन स्टेप, सिस्टम एनालिसिस हेल्प एस्टिमेट, ये हेल्प करता है हमें हार्डवेयर की कॉस्ट को पता लगाने में, कि पहले जो भी चीज़ें लेंगे हम यूज़ करेंगे उसमें कितना खर्चा आएगा, उसको हेल्प करता है ना, कि कितना पैसा लगेगा, जैसे हार्डवेयर में कितना लगेगा, सॉफ्टवेयर में कितना लगेगा, ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस वगैरह कितने लगेंगे, मेंटेन करने को उन चीज़ों को फिर कितना पैसा लगेगा, इन सब में हेल्प करता है। रिस्क रिडक्शन, पोटेंशियल प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने से पहले जो जो हमारा लगता है कि ये पर्टिकुलर रिस्क हो सकते हैं, वो हम पहले से ही उसके बारे में क्या कर लेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे टेक्निकल फेलोस वगैरह हो उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी रिस्क या फिर यूजर रेजिस्टेंस वगैरह, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होंगे उनको पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है।
और जरूरत रहते हुए उनको सॉल्व भी करेंगे। फिर डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है, ठीक है। ये मैनेजमेंट कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन रिगार्डिंग, इसमें क्या होता है, डिसीजन ले सकते हैं जैसे सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, कौन सा सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन में, या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। तो इन सब में क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ही क्या होता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना, ठीक है। स्टेप्स क्या क्या होता है इसमें, देखो पहला होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर डाटा कलेक्ट करेंगे, स्टडी करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम को, उसके बारे में जानकारी लेंगे। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनालाइज करेंगे उसको। फिर फिजिबल स्टडी, उसके में जो भी स्टडी हो सकती है ऊपर तो आइडिया लगाएंगे कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसका आइडिया लगा लेके फिर उसके बाद सिस्टम डिजाइन को रिकमेंड करेंगे कि अच्छा हाँ, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो जो हो सकता है हमने देख लिया, अब उसको क्या करेंगे, सिस्टम को डिजाइन करेंगे और उसे रिकमेंडेशन दे देंगे, ठीक। डिस्कस द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्कुलेशन इन आईएलएस, ठीक है। यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है सर्कुलेशन में, ठीक है, जो कि आईएलएस में होती है, ठीक है। तो सर्कुलेशन refers to the process of issuing, returning, renewing, reserving, ठीक है, एंड मैनेजिंग लाइब्रेरी मटेरियल। तो सर्कुलेशन में जो डेली के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं लाइब्रेरी में, ये वो सब आते हैं, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्कुलेशन इन आईएलएस, ठीक है। तो इसमें जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वगैरह होते हैं सर्कुलेशन में वो देखते हैं। पहला पेट्रोन रजिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। द सिस्टम शुड मेंटेन यूजर रिकॉर्ड, जो यूजर है पेट्रोन है उसका रिकॉर्ड वगैरह अच्छे से बनाओ, ठीक है। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, इंफॉर्मेशन स्टोर करो, नेम क्या है, मेंबरशिप नंबर क्या है उस यूजर का, एड्रेस क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है, और मेंबरशिप का टाइप क्या है, ठीक है। चेकआउट यानी इशू ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। चेकआउट मतलब होता है डॉक्यूमेंट इशू, ठीक है, इशू ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। द सिस्टम शुड अलाउ लाइब्रेरी मटेरियल टू बी इशूड टू यूजर, ठीक है। यानी लाइब्रेरी मटेरियल जो होते हैं उनको क्या करना चाहिए, सिस्टम में अलाउ होना चाहिए कि दूसरों को हम इशू कर सकें, दे सके वो, ठीक है। फंक्शन जैसे कि वेरीफाई करता है, मेंबरशिप रिकॉर्ड करता है, इशू डेट को कैलकुलेट करता है, ड्यू डेट को यानी कब रिटर्न करनी है, अपडेट आइटम से स्टेटस, उसके आइटम का स्टेटस जो भी होगा उसका रिटर्न हो गया है या रिटर्न या इशू कर दिया है बुक, तो ये सारा स्टेटस उस पर शो करेगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस होंगे अपडेट होता रहता है। चेक इन मतलब रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, अब देखो चेकआउट में क्या किया था, इशू किया था डॉक्यूमेंट को, अब रिटर्न करेंगे, ठीक है। द सिस्टम शुड सपोर्ट रिटर्न प्रोसेस, यानी रिटर्न का प्रोसेस भी उसमें होना चाहिए। रिकॉर्ड रिटर्न डेट होनी चाहिए, अपडेट आइटम अवेलेबिलिटी, कैलकुलेट द ओवर ड्यू फाइन, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा समय तक उस बुक को रख लिया तो उसके फाइन्स वगैरह कैलकुलेट करेगा। फिर है रिन्यूएबल फैसिलिटी, यूजर शुड बी एबल टू रिन्यू बोरोड मटेरियल, ठीक है। जो उसने बोरोड मटेरियल जो वगैरह लिया है बुक वगैरह लाइब्रेरी से, उसको रिन्यू करा सकता है, ठीक है, वो फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे। बेनिफिट्स क्या होगा, एक्सटेंड लोन पीरियड, ठीक है, रिड्यूस रिपीटेड इशूइंग प्रोसीजर, बार बार इशू करने पे जो जो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ रहा है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। रिजर्वेशन या फिर होल्डिंग फैसिलिटी, यूजर कैन रिजर्व आइटम करंटली इशूड टू अदर, यानी जो भी आइटम हैगा, ठीक है, दूसरे को किसी को दिया गया है तो कोई बोल देगा तो उसमें क्या कहता है लाइब्रेरी उसको होल्ड करके रखेगा कि जब वो आइटम आएगा तो उसके लिए रखेंगे कि वो दूसरा पर्सन जब आएगा तो बुक आने के बाद हम उसको दे देंगे, ठीक है। तो होल्डिंग फैसिलिटी यानी रिजर्वेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है। फंक्शंस की बात करें यहाँ पे तो प्लेस होल्ड रिक्वेस्ट, ठीक है। और प्लेस मतलब पर्टिकुलर क्या होता है वहाँ पे, उस बुक को होल्ड करने की रिक्वेस्ट दी जाती है तो बुक को रखा जाता है। मेंटेन वेटिंग लिस्ट, एक वेटिंग लिस्ट भी मेंटेन की जाती है कि पर्टिकुलर पर्सन इस बुक का वेट कर रहा है उसके लिए रुके रहेंगे, ठीक है, बुक आएगी तो उसको दे देंगे। नोटिफाई यूजर व्हेन आइटम बिकम अवेलेबल, उसको नोटिफाई कर देंगे जब आइटम आ जाएगा तो। फाइन मैनेजमेंट, ठीक है। सिस्टम शुड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट फाइन्स एंड ओवरड्यूज, वही फाइन वगैरह है खुद से कैलकुलेट करें, ठीक है, करेगा मतलब। फंक्शन की बात करें तो फाइन कैलकुलेशन करता है, जो भी फाइन वगैरह होंगे उसको कैलकुलेट करेगा। पेमेंट रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब फाइन रिपोर्ट्स वगैरह जो होगी, फाइन की रिपोर्ट वगैरह जो भी होगी उसको दे दी जाएगी, ठीक है। यूजर ऑथेंटिफिकेशन, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, और यूजर को ऑथेंटिकेट भी तो करेंगे, ठीक है, सिस्टम यूजर को वेरीफाई कर सके, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। मेथड की बात करें यहाँ पे तो मेंबरशिप कार्ड वगैरह होते हैं उसके, बार कोड से क्या कर सकता है, स्कैन कर सकता है, RFID वगैरह हो गए,
तो ये सब हेल्प करता है यूजर को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है, कि किसने कौन सी बुक ली थी। तो ये सब चीज़ों का यूज करके हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह देख लेंगे, कौन लॉगिन किया था, किसने कौन सी बुक को यूज किया, ठीक है। नोटिफिकेशन एंड अलर्ट, ठीक है, तो द सिस्टम शुड स्टैंड रिमाइंडर्स रिगार्डिंग, जैसे ड्यू डेट्स वगैरह हो गए, ठीक है, उसका रिमाइंडर दे देगा। ओवर ड्यू आइटम हो गया, रिजर्व्ड मटेरियल अवेलेबिलिटी, मेंबरशिप एक्सपायरी, ठीक है, तो इन सबका नोटिफिकेशन दिया जाता है यूजर को, ठीक है। ईमेल के थ्रू भी दे सकते हैं और एसएमएस के थ्रू भी दे सकते हैं। बार कोड एंड RFID सपोर्ट, बार कोड और RFID के मैंने बारे में आपको बता दिया, ठीक है, तो ये सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। लोन पॉलिसी मैनेजमेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। द सिस्टम शुड रिपोर्ट डिफरेंट बोरोइंग रूल्स, यानी अलग अलग तरीके से जैसे बुक वगैरह इन्फॉर्मेशन बोरो की जा रही है, उसके अलग अलग सबके लिए रूल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट होता है, उसके लिए 14 डेज का होता है। फैकल्टी वगैरह को, टीचर वगैरह, उसको 30 डे के लिए होता है, ठीक है, कि इसके बाद अगर होगा तब फाइन लाएंगे। तो देखो इनको ज़्यादा मिलता है, इनको थोड़ा कम, तो ये अलग अलग डिफरेंट बोरोवर्स होते हैं, उनके हिसाब से अलग अलग रूल्स वगैरह होते हैं। इन्वेंट्री एंड आइटम स्टेटस ट्रैकिंग, ठीक है, द सिस्टम शुड ट्रैक द स्टेटस ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल के स्टेटस को ट्रैक किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है कि कब अवेलेबल है, कब इशू होगी, कब रिजर्व होगी, कब लॉस्ट होगी, कब अंडर रिपेयर, ये सब चीज़ों का रिकॉर्ड वगैरह उसमें रहता है कि कौन सी बुक क्या हो गई है, ठीक है, लॉस्ट हो गई कि रिपेयर की ले गई है, जो भी है सब पता चलता है, ठीक है। रिपोर्ट जनरेशन की बात करें यहाँ पे, द सर्कुलेशन में मॉड्यूल शुड जनरेट रिपोर्ट सच है, ठीक है, इसमें कुछ रिपोर्ट मतलब जनरेट करने आना चाहिए इसको, ठीक है, जैसे कि डेली इशू रिपोर्ट या फिर रिटर्न रिपोर्ट्स, ओवर ड्यू रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, फाइन कलेक्शन रिपोर्ट, यूजर एक्टिविटी रिपोर्ट, ठीक है। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, द सिस्टम शुड प्रोवाइड स्टेटिस्टिक्स ऑन, ठीक है, किस चीज़ का डाटा दिखाना चाहिए इसको, जैसे मोस्ट इशूड बुक कौन सी है, एक्टिव यूजर कौन कौन से हैं, ठीक है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सर्कुलेशन ट्रेंड वगैरह है, तो ये सब डाटा वगैरह सिस्टम में दिखाना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, ओनली ऑथराइज स्टाफ शुड परफॉर्म सर्कुलेशन एक्टिविटीज, ठीक है, जो ऑथराइज स्टाफ वगैरह है वही ये सारी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये इंश्योर करना चाहिए कि डाटा सिक्योर होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होना चाहिए, ठीक है, एन एक्सेस का कंट्रोल होना चाहिए, पर्टिकुलर जिसको दिया गया है, जो भी यूज कर रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्कस द फंक्शनल फीचर्स ऑफ मेटा डाटा इन डी स्पेस, ठीक है, यानी डी स्पेस जो होता है, ठीक है, उसमें फंक्शनल फीचर मेटा डाटा का क्या होता है। तो देखो, डी स्पेस इज ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय MIT, ठीक है, मैस्केस मैस्केसेटिस क्या है, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, मास्केट पढ़ लो, जो पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, एंड HP हॉलेट पैकार्ड, ठीक है, इन 2002। इट इज वाइडली यूज्ड बाय यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरीज टू स्टोर, मैनेज, प्रिजर्व एंड प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये क्या है, डिस्पेस क्या, ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरीज वगैरह है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन वगैरह को। ये यूज किया जाता है ज्यादातर किसके, यूनिवर्सिटी के द्वारा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, लाइब्रेरी, इन सब के द्वारा ज्यादातर यूज किया जाता है। डी स्पेस इज मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग, किस लिए यूज किया जाता है, क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, ठीक है, एंड डिजिटल लाइब्रेरी। फंक्शंस की बात करें इसके, तो डिजिटल रिपोजिटरी मैनेजमेंट होता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डी स्पेस में स्टोर एंड मैनेजेस वेरियस डिजिटल रिसोर्सेज सच एज रिसर्च पेपर, थीसिस, डिसर्टेशन, ई बुक्स, जनरल आर्टिकल्स, इमेजेस, ऑडियो वीडियो फाइल, तो इन सबको क्या करता है, स्टोर करता है। कम्युनिटी एंड कलेक्शन स्ट्रक्चर, ठीक है, डी स्पेस ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट हायरार्की, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कम्युनिटी है, फिर उसकी सब कम्युनिटी होगी, फिर उसमें कलेक्शंस होंगे, फिर उसके अंदर आइटम्स होंगे, तो ऐसे हायरार्की है यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी होगी उसमें डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग, फिर उसके अंदर अलग अलग रिसर्च पेपर्स होंगे, फिर उन रिसर्च पेपर के अंदर कोई इंडिविजुअल कोई एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह होगा, ठीक है, तो ये हायरार्की चल रही है, ठीक है। मेटा डाटा मैनेजमेंट क्या होता है, डी स्पेस अलाउ करता है क्रिएशन, एडिटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मेटा डाटा रिकॉर्ड्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेटर ऑर्गेनाइजेशन, इजी सर्चिंग, एफिशिएंट रिट्रीवल, ठीक है,
सर्च एंड ब्राउज फैसिलिटी अवेलेबल होती है यहाँ पे। यूजर क्या कर सकता है, टाइटल से, ठीक है, या फिर ऑथर के नेम से, सब्जेक्ट से, या कोई पर्टिकुलर कीवर्ड यूज करके, ठीक है, या डेट वगैरह डाल के वो पर्टिकुलर आइटम को क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है, ठीक है। फुल टेक्स्ट स्कैनिंग, ठीक है, यूजर कैन सर्च द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एडवांटेज क्या है, आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट को क्या, जितना भी टेक्स्ट वगैरह सबको आप सर्च कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड आपको उस बुक का पता है, अगर उसको लिखोगे तो उससे रिलेटेड जहाँ भी इंफॉर्मेशन रहेगी उसको वहां तक पहुंचा देगा। तो आप इजीली सर्च कर पाएंगे डॉक्यूमेंट्स को, यानी फास्ट रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक्यूरेट सर्च रिजल्ट मिलेगा और प्रोवाइड करेगा यूजर, इम्प्रूव करेगा यूजर के एक्सपीरियंस को। फिर सेल्फ आर्काइविंग फैसिलिटी वगैरह, ठीक है, सेल्फ आर्काइविंग फैसिलिटी वगैरह मिलती है यहाँ पे। ऑथर्स कैन डायरेक्टली सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स इनटू रिपोजिटरी। बेनिफिट्स की बात करें तो सेव करता है यूजर के टाइम को और लाइब्रेरियन के टाइम को भी, ठीक है। प्रमोट करता है स्कॉलरली कम्युनिकेशन को। सातवां है वर्क फ्लो मैनेजमेंट, ठीक है, वर्क फ्लो को मैनेज करता है, ठीक है। सपोर्ट करता है रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस बिफोर पब्लिकेशन, ठीक है, कोई चीज पब्लिकेशन से पहले ही क्या करता है, रिव्यू करता है उसको, उस पर अप्रूवल वगैरह जो होता है उसको, प्रोसेस को देखता है, ठीक है। फ्लो की बात करें, देखो, सबमिशन, रिव्यू, अप्रूवल, फिर पब्लिकेशन, ठीक है। तो पब्लिकेशन से पहले क्या होगा, अप्रूवल होगा उसका, उससे पहले उसको रिव्यू किया जाएगा, जांचा जाएगा कि ये अप्रूव करने लायक है कि नहीं, ठीक है, और उससे पहले उसको सबमिट किया गया रहेगा, ठीक है। तो एक एक प्रोसेस बन गई है, ठीक है, कि पहले सबमिट किया, फिर उसको रिव्यू किया, फिर अप्रूव किया, फिर पब्लिश हुआ, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटी, ठीक है, डिफरेंट एक्सेस राइट्स कैन बी असाइंड। एग्जांपल्स के लिए देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर, लाइब्रेरियन, कंट्रीब्यूटर, जनरल यूजर्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो इनको क्या किया जाता है, एक्सेस दिया जाता है, राइट्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, कि पर्टिकुलर कौन पर्सन क्या क्या कर सकता है। प्रिजर्वेशन सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। डी स्पेस हेल्प प्रिजर्व डिजिटल कंटेंट फॉर लॉन्ग टर्म एक्सेस, ठीक है। तो जो डिजिटल कंटेंट होता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो बैकअप सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फॉर्मेट मैनेजमेंट और परसिस्टेंट स्टोरेज देता है, ठीक है। OAI-PAMH, ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे आपको पीछे भी हमने देखा था, ठीक है। ओपन आर्काइव इनिशिएटिव, ठीक है, प्रोटोकॉल फॉर मेटा डाटा हार्वेस्टिंग, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो मेटा डाटा शेयरिंग होता है यहाँ पे, इंटर ऑपरेबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स आएंगे, ठीक है। मेटा डाटा शेयरिंग पता ना आपको, वही टाइटल, ठीक है, ऑथर का नेम वगैरह, इनके थ्रू चीज़ों को सर्च करना। और इंटरऑपरेबिलिटी मतलब जो डाटा वगैरह आएगा अलग अलग सिस्टम पे एक्सचेंज वगैरह करने में ईजी पड़े, ठीक है। विजिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वगैरह इजीली विजिबल हो, ठीक है, लोग देख पाए इजीली, मतलब फाइंड आउट कर पाए। स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, डीस्पेस जनरेट करता है रिपोर्ट्स को, जैसे कि नंबर ऑफ डाउनलोड्स कितने हैं, सबसे ज़्यादा किस डॉक्यूमेंट को देखा गया, यूज़र के स्टैटिस्टिक्स वगैरह दिखाता है, कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स वगैरह दिखाता है, ठीक है। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, यानी कई सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ठीक है, ये भी यूनिकोड स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, ठीक है, सपोर्ट करता है मतलब मल्टीपल लैंग्वेज, ठीक है। दिस मेक्स डीस्पेस सुटेबल फॉर इंटरनेशनल यूज। मेटा डाटा इन डी स्पेस, ठीक है, मेटा डाटा का मतलब देखो, डाटा वो डाटा बता रखा है मैंने, ठीक है, प्रोवाइड करता है डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिजिटल रिसोर्सेज एंड हेल्प यूजर टू आइडेंटिफाई, सर्च एंड रिट्राइव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे डुबलिन कोर मेटा डाटा एंड डी स्पेस, जो डी स्पेस है उसमें डुबली कोर मेटा डाटा जो है उसका क्या काम है, ठीक है। तो डी स्पेस प्राइमरली यूजेस डुबलिन कोर मेटा डाटा स्टैंडर्ड, यानी जो मेटा डाटा डुबलिन कोर मेटा डाटा स्टैंडर्ड है, इसको डी स्पेस क्या करता है, प्राइमरली यूज करता है, ठीक है, मतलब ज्यादातर ये यूज करता है स्टार्टिंग, मतलब नॉर्मली, ठीक है। कॉमन मेटा डाटा एलिमेंट्स की बात करें यहाँ पे, देखो कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, आप उसके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं। जैसे टाइटल में नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, क्रिएटर में ऑथर कौन है, सब्जेक्ट में क्या होगा, टॉपिक या फिर कीवर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन समरी रहेगी कंटेंट की। पब्लिशर की बात करें तो पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन रहेगा यहाँ पे। कंट्रीब्यूटर, जैसे एडिशनल कोई कंट्रीब्यूटर रहेगा, कोई को ऑथर वगैरह है, किसी और ने भी साथ में मिलकर लिखा है, तो जो दूसरा वाला होगा उसको भी लिख सकते हैं, डेट वगैरह का पब्लिश की गई थी,
टाइप, तो नेचर ऑफ रिसोर्सेज वगैरह हो गया, ठीक है, उसको उसके बारे में लिखा रहेगा। फॉर्मेट जो रहेगा, फाइल का फॉर्मेट क्या है वो भी लिखा रहेगा वहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी पर्टिकुलर नंबर होगा उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिसोर्स का, ठीक है। सोर्सेज की बात करें तो ओरिजिनल सोर्स होता है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया डॉक्यूमेंट। रिलेशन बताएगा, जैसे रिलेटेड रिसोर्सेज वगैरह कुछ है तो वो बताएगा। कवरेज की बात करें यहाँ पे तो जियोग्राफिकल और टाइम कवरेज, ठीक है। राइट्स की बात करें तो यहाँ पे कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दी रहती है कि उसको किस तरीके से कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन को मतलब किसी पर्टिकुलर कंटेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मेटा डाटा, इसके देखो एडवांटेज क्या होते हैं। इन्फॉर्मेशन को इजीली ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स जो होती है उसको डिस्कवरी करने में हेल्पफुल होता है। इंटरऑपरेबिलिटी अमॉन्ग सिस्टम, लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन सपोर्ट करता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम एंड डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, यानी इन दोनों बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देखो, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, मीनिंग की बात करें तो यूज करती कंप्यूटर्स को टू ऑटोमेट लाइब्रेरी ऑपरेशन, है लाइब्रेरी ऑपरेशन करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे प्रोवाइड एक्सेस टू डिजिटल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे डिजिटल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। मेन पर्पस की बात करें तो मैनेज करता है लाइब्रेरी के फंक्शंस को एफिशिएंटली। ये क्या करता है, स्टोर करता है और लोगों को प्रोवाइड करता है डिजिटल कंटेंट, ठीक है। कलेक्शन टाइप की बात करें तो देखो मेनली फिजिकल रिसोर्सेज जैसे बुक्स वगैरह हो गए, जर्नल्स वगैरह, ये सब यहाँ पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेनली सारे जो होते हैं वो डिजिटल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पीडीएफ वगैरह, इमेजेस, ये तो ऑनलाइन के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादातर काम किया जाता है फिजिकल चीजों पे, ठीक है, रिसोर्सेज पे, यहाँ पे डिजिटल। फोकस की बात करें तो ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी हाउस कीपिंग, यानी जो भी काम वाम होते हैं लाइब्रेरी को उसको क्या कर सकें, ऑटोमेट कर सकें। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस प्रिजर्व कर सकें, डिसेमिनेट कर सकें, ठीक है, डिजिटल इंफॉर्मेशन को। फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्विजिशन होता है, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन और सीरियल कंट्रोल होता है। यहाँ पे डिजिटाइजेशन, ठीक है, कोई प्रिंटेड फॉर्म में तो डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्ट करो। स्टोरेज, रिट्रीवल एंड डिजिटल प्रिजर्वेशन। यूजर एक्सेस की बात करें तो यूजर लोकेट फिजिकल डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी यहाँ पे यूजर को फिजिकल डॉक्यूमेंट की तरफ बता सकते हैं कि यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यूज कर लो। यहाँ पे यूजर जो होता है एक्सेस कर पाता है डिजिटल डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली ऑनलाइन, ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो बिब्लियोग्राफी के रिकॉर्ड्स वगैरह में स्टोर होता है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, सब्जेक्ट कोई पर्टिकुलर होता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसकी लिस्ट होती है, ठीक है। फुल डिजिटल डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड, ठीक है, इसमें पूरा डॉक्यूमेंट पूरा ही रहता है, इसमें बिब्लियोग्राफी रहती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स की बात करें तो पोवा, SOUL, निजन लिव, एवरग्रीन, ठीक है। यहाँ पे डी स्पेस, ग्रीनस्टोन, ई प्रिंट, ठीक है। इंटरनेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हर बार जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे देखो ऑनलाइन सारा काम होगा तो यहाँ पे हर बार जरूरत नॉर्मली पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है, इधर ही रिक्वायर्ड ज्यादातर इसमें होती है, ठीक है, और इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। रिसोर्स शेयरिंग की बात करें तो थ्रू कैटलॉग एंड नेटवर्किंग, यानी जो रिसोर्स को शेयर करना है वो कैटलॉगिंग के थ्रू और नेटवर्किंग के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे थ्रू डिजिटल रिपोजिटरी और ऑनलाइन एक्सेस, ठीक है। आउटपुट की बात करें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विसेज वगैरह होती हैं, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल इंफॉर्मेशन सर्विसेज, दोनों में सिमिलरिटीज क्या क्या है देखो, दोनों ही क्या है यूज करते हैं कंप्यूटर को और ICT को, ठीक है। दोनों ही इम्प्रूव करते हैं इन्फॉर्मेशन एक्सेस को, ठीक है, सपोर्ट करते हैं बेटर रिसोर्स शेयरिंग को, और इनहेंस करते हैं लाइब्रेरी की सर्विसेज को, और रिड्यूस करते हैं मैनुअल वर्क को। तो ये इनके बीच क्या है, सिमिलरिटीज है, यानी एक जैसी बातें हैं, ठीक है। डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है। Library automation has evolved significantly due to advanced information and communication technology, यानी ICT के आने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है धीरे धीरे इम्प्रूव होते जा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट वगैरह आ रहा है इसमें। मॉडर्न लाइब्रेरीज आर अडोप्टिंग, ठीक है, जो मॉडर्न लाइब्रेरीज वगैरह हैं उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजीज वगैरह को क्या कर लिया, अडोप्ट कर लिया है, जिससे क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हैं एफिशिएंसी को, इनहेंस कर सकते हैं यूजर की सर्विसेज को, और प्रोवाइड कर सकते हैं सीमलेस एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ट्रेंड्स क्या क्या है देखो। पहला है क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, लाइब्रेरीज आर इंक्रीजिंगली यूजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी, यानी वो क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है, ठीक है, फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी सिस्टम। यानी क्या होता है, सर्वर, इंटरनेट पे कुछ सर्वर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, डाटा वगैरह स्टोर रहता है, इसको बोलते हैं हम क्लाउड सर्वर, ठीक है। तो इसी क्लाउड टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करते हैं हम, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज जो होते हैं उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो रिड्यूस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ठीक है। तो इसमें हम पेन ड्राइव वगैरह या जो डाटा वगैरह होते हैं बहुत सारा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उन सबको स्टोर करने के लिए डायरेक्ट हम इन्हीं पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। रिमोट एक्सेस देता है हमें, ऑनलाइन इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं, इजी मेंटेनेंस वगैरह भी रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्लाउड बेस्ड कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विसेज ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म वगैरह हो गए जो भी। RFID टेक्नोलॉजी आ गई है, इसके बारे में तो हमने काफी हद तक जान लिया, ठीक है। रेडियो वेव्स जो होते हैं उनको यूज करता है आइडेंटिफाई करने में और ट्रैक करने में स्टडी मटेरियल को या फिर लाइब्रेरी के जो मटेरियल्स वगैरह हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें तो सेल्फ चेकआउट फीचर होता है इसमें, सेल्फ रिटर्न का भी होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम भी होता है इसमें, ठीक है, मैनेज कर सकता है इजीली, और सिक्योरिटी कंट्रोल भी होता है। बेनिफिट्स की बात करें तो फास्टर सर्कुलेशन होता है, रिड्यूस्ड मैनुअल वर्क होता है, इसमें मैनुअल वर्क कम करना पड़ता है बहुत, ठीक है। मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज, लाइब्रेरीज नाउ प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। मोबाइल के थ्रू भी डिवाइस दी जा, मतलब ये सर्विसेज दी जा रही है, जैसे मोबाइल ओपेक हो गया, ठीक है, मोबाइल के कुछ ऐप्स वगैरह हो गए, SMS अलर्ट के थ्रू या फिर मोबाइल के नोटिफिकेशन के थ्रू। बेनिफिट्स की बात करें तो एनीवेयर एनी टाइम एक्सेस, ठीक है, कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, ठीक है। Libraries are creating digital collections using DSpace, Greenstone, ePrint, ठीक है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो ग्लोबल एक्सेस है, प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल कंटेंट, ठीक है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज यूज्ड टू इम्प्रूव लाइब्रेरी सर्विसेज। एप्लीकेशन क्या है, यूज कहाँ का होता है, जैसे चैटबॉट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो यूजर पे कोई क्वायरी वगैरह होती है, कुछ पूछना रहता है तो यही हेल्प कर देते हैं उन सब चीज़ों में, ठीक है। रिकमेंडेशन सिस्टम होता है इसमें, स्मार्ट सर्चिंग होती है, यूजर असिस्टेंस देता है, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। पर्सनलाइज मतलब पर्सन के हिसाब से, जो भी पर्टिकुलर यूजर है उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज दी जाती है। फास्टर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, वेब ओपेक एंड ओपेक 2.0, ठीक है। मॉडर्न ओपेक्स प्रोवाइड इंटरएक्टिव फीचर, जैसे कि यूजर रिव्यू, रेटिंग वगैरह दे सकते हैं, टैक्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग इंटीग्रेशन हो गया आज के टाइम पे। बेनिफिट्स की बात करें तो यूजर का एंगेजमेंट क्या हो गया, बढ़ गया इसमें। डिस्कवरी सर्विसेज, ठीक है। डिस्कवरी टूल्स प्रोवाइड सिंगल सर्च इंटरफेस फॉर मल्टीपल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुक्स वगैरह हो गए, जनरल डाटाबेस, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी, ये क्या करते हैं, एक सिंगल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट जो अलग अलग मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं उनको ये प्रोवाइड करते हैं एक जगह पे, ठीक है। यूनिफाइड सर्चिंग होती है, बेटर रिसोर्स डिस्कवरी, एक ही जगह पे इन सभी को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने देखी है कैरम फ्री होते हैं, ठीक है, कोहा, डीस्पेस, ग्रीनस्टोन, एवरग्रीन, ठीक है। बेनिफिट लो कॉस्ट और ये तो फ्री रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिटी सपोर्ट, ठीक है। लिंक्ड डाटा एंड सेमेंटिक वेब, ठीक है। दीज टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव रिलेशनशिप अमॉन्ग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजीज वगैरह जो होती हैं इम्प्रूव करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप इसके बीच में, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बीच में, ठीक है, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज के बीच में। बेनिफिट्स की बात करें तो बेटर सर्चिंग मिलती है यहाँ पे, और इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी मिलती है, इनहेंस डिस्कवरी, ठीक है। बिग डाटा एंड एनालिटिक्स, ठीक है। लाइब्रेरी यूज डाटा एनालिटिक्स टू स्टडी, यूजर का बिहेवियर स्टडी करने के लिए डाटा जो होते हैं उनको यूज किया जाता है, ठीक है। रिपोर्ट रिसोर्स यूसेज, जो रिसोर्स वगैरह कैसे यूज की जा रही है, ठीक है, कितने फ्रिक्वेंटली की जा रही है। कलेक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। बेनिफिट्स की बात करें तो देखो बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है और इम्प्रूव सर्विसेज मिल पाती है, ठीक है। सोशल मीडिया के इंटीग्रेशन हो गया आज के टाइम पे, ठीक है। तो लाइब्रेरीज यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि यूजर कम्युनिकेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है, अनाउंसमेंट्स वगैरह कर सकते हैं,
ठीक है, यूजर से कम्युनिकेट कर लिया, अनाउंसमेंट कर लिया, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना हो यानी ऑनलाइन किसी को प्रोवाइड करना हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आजकल यूज हो रहे हैं सोशल मीडिया। ठीक है, लाइब्रेरी की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको IoT भी बोलते हैं। ठीक है, कनेक्ट डिवाइसेस थ्रू इंटरनेट। ये कहाँ कहाँ होते हैं? स्मार्ट सेल्स वगैरह हो गया, ऑटोमेटेड इन्वेंटरी सिस्टम्स हो गए, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग वगैरह हो गया। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें तो इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न एक्विजिशन ट्रेंड, ऑटोमेशन ट्रेंड। ठीक है, फास्टर सर्विसेज देता है, बेटर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव्ड यूजर सेटिस्फेक्शन यानी यूजर सेटिस्फेक्शन क्या था, इम्प्रूव्ड रहता है, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट रहता है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है यहाँ पे, और एनहेंस्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होता है। ठीक है, डिस्कस द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सीरियल कंट्रोल इन LIS। ठीक है, LIS यानी क्या, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सर्विसेज। ठीक है, सीरियल कंट्रोल इज ए इम्पोर्टेंट मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, सीरियल आर पब्लिकेशन इशूड इन सक्सेसिव पार्ट एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, इंटेंडेड टू कंटिन्यू इनडेफिनेटली। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पब्लिकेशंस वगैरह होती हैं। ठीक है, जो एक रेगुलर इंटरवल इंटरवल वगैरह पे आती रहती हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना, मैनेज वगैरह करना। ठीक है, जैसे जर्नल्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर टाइम टू टाइम आते रहते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, पेरियोडिकल्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सीरियल कंट्रोल इन LIS, तो इसमें सीरियल कंट्रोल की जरूरत क्यों है? ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट, द सिस्टम शुड मेंटेन डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया तो उसकी डिटेल को मेंटेन करता है। ठीक है, फंक्शंस की बात करें तो सब्सक्रिप्शन का पीरियड। ठीक है, स्टार्ट एंड एक्सपायरी डेट्स वगैरह हो गई, कॉस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्या है, रिन्यूएबल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें वहाँ पे होती हैं। ठीक है, वेंडर मैनेजमेंट होता है उसमें, सिस्टम शुड मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर एंड पब्लिशर। ठीक है, जो सप्लायर या पब्लिशर है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है सिस्टम। ठीक है, जैसे कि वेंडर का नाम क्या है, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स या फिर पेमेंट हिस्ट्री वगैरह। इशू रिसिप्ट एंड चेक इन। ठीक है, द सिस्टम शुड रिकॉर्ड द रिसिप्ट ऑफ एवरी इशू। ठीक है, एंड जितनी बार इशू किया गया सबको रिपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, बेनिफिट क्या होंगे, ट्रैक रिसीव्ड इशू, डिटेक्ट करता है मिसिंग इश्यूज को, मेंटेन करता है एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को। ठीक है, क्लेम मैनेजमेंट क्या होता है, तो इफ एन एक्सपेक्टेड इशू इज नॉट रिसीव। ठीक है, कोई एक्सपेक्टेड इशू होगा जो कि रिसीव नहीं हुआ है, द सिस्टम शुड जनरेट क्लेम नोटिस, उसका क्लेम नोटिस क्या होगा, जनरेट कर दिया जाएगा। फंक्शंस की बात करें तो देखो, आइडेंटिफाई करता है मिसिंग इशू को। ठीक है, सेंड करता है रिमाइंडर टू वेंडर, वेंडर को रिमाइंडर देता है। ठीक है, मेंटेन क्लेम रिकॉर्ड। ठीक है, क्लेम के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है। रिन्यूअल मैनेजमेंट, द सिस्टम शुड नोटिफाई लाइब्रेरी स्टाफ अबाउट द सब्सक्रिप्शन एक्सपायरी। बेनिफिट्स की बात करें तो प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट इंटरप्शन ऑफ पब्लिक ऑफ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन वगैरह होता है, ठीक है, उसको इंटरप्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। ठीक है, इंश्योर करता है कंटिन्यूअस एक्सेस को। बजट एंड कॉस्ट कंट्रोल। ठीक है, द सिस्टम शुड मैनेज एक्सपेंडिचर ऑन सीरियल पब्लिकेशन। ठीक है, यानी सीरियल पब्लिकेशन वगैरह होती जो है उनको मैनेज किया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जिसका एक्सपेंडिचर वगैरह होगा उसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो बजट एलोकेशन हो गया। ठीक है, कॉस्ट ट्रैकिंग हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह हो गया। ठीक है, बाइंडिंग कंट्रोल। ठीक है, लाइब्रेरी ऑफन बाइंड जनरल इशू इनटू वॉल्यूम। अब देखो क्या होता है, न्यूज़पेपर वगैरह अलग अलग बार बार टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, बाइंड करके बांध करके रख दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग कंट्रोल। ठीक है, तो वॉल्यूम्स वगैरह होती है, जैसे जो चीजें होंगी उनको बाइंड करके रखा जाता है। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं, ट्रैक इशूज फॉर बाइंडिंग। ठीक है, रिकॉर्ड बाइंडिंग डिटेल्स वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मेंटेन बाउंड वॉल्यूम रिकॉर्ड्स, सीरियल कैटलॉगिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी सीरियल कैटलॉगिंग जो होती है उसको भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, कंट्रोल करता है मॉड्यूल शुड जनरेट विद इन कैटलॉग। ठीक है, बेनिफिट्स की बात करें तो इजी एक्सेस थ्रू ओपेक, एक्यूरेट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं, होल्डिंग्स मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, होल्डिंग्स रेफर्स टू द सीरियल इशूज ऑन्ड बाय द लाइब्रेरी। ठीक है, यानी जो लाइब्रेरी वो क्या करती है, जो सीरियल्स वगैरह इशू कर रखे, ठीक है,
वो तो क्या करती है, होल्ड करती है, होल्ड किए रहती है ना कि पर्टिकुलर कोई वेटिंग में अगर किसी को चाहिए तो उसको होल्ड के लिए रिजर्व कर लेता है, उसको बाद में देना रहता है, तो मैनेजमेंट करने का काम, ठीक है। फंक्शन की बात करें तो डिस्प्ले अवेलेबल वॉल्यूम्स एंड इशूज, मेंटेन करता है कंप्लीट होल्डिंग रिकॉर्ड्स को, रिपोर्टिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। द सिस्टम शुड जनरेट रिपोर्ट सच एज, ये रिपोर्ट जनरेट करता है जैसे कि सब्सक्रिप्शन, एक्टिव सब्सक्रिप्शन, मिसिंग इशूज, रिन्यूअल रिपोर्ट्स, ठीक है, वेंडर रिपोर्ट्स या फिर कॉस्ट रिपोर्ट्स, तो इन सबको क्या करता है, ये जनरेट करता है। यूजर एक्सेस थ्रू ओपेक, ठीक है। यूजर शुड बी एबल टू चेक, यूजर क्या क्या चेक कर सकते हैं, अवेलेबल जनरल वगैरह, करंट इश्यूज वगैरह, होल्डिंग इन्फॉर्मेशन ओपेक के थ्रू ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक जनरल मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है, मैंने किया सकता है इन सबको ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है, जैसे ई जनरल हो गया, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस लिंक वगैरह हो गया। इनकी एडवांटेजेस क्या होती है सीरियल कंट्रोल मॉडल के, देखो, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ सीरियल पब्लिकेशन, ठीक है, टाइमली रिन्यूअल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को, बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल मिलता है, इंप्रूव करता है यूजर के एक्सेस को, एक्यूरेट ट्रैकिंग ऑफ इशू, ठीक है। अब देखो सिंपल ओपेक क्या होता है, ठीक है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ठीक है, is an online catalog that allows user to search library collection, ये हेल्प करता है यूजर को लाइब्रेरी कलेक्शन को सर्च करने में। और ओपेक 2.0 क्या है, ये मॉडर्न वर्जन है ओपेक का, दैट इनकॉर्पोरेट्स वेब 2.0, 2.0 के बारे में हमने पढ़ लिया वेब 2.0 का। इसमें यूजर क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज एंड इंटरएक्टिव फीचर्स वगैरह इसमें आ गए हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं ओपेक 2.0। ऐसे हमने लाइब्रेरी 2.0 देखा था, जिसमें लाइब्रेरी में क्या हो गया था, इसको वेब 2.0 का यूज किया जा रहा था, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो यूजर रिव्यूज एंड कमेंट, ठीक है, रेटिंग्स एंड रिकमेंडेशन वगैरह दे सकते हैं, टैग कर सकते हैं, आरएसएस फीड्स वगैरह जो भी नेट फीड्स वगैरह आते हैं उसमें आएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन हो चुका है, पर्सनलाइज्ड सर्विसेज वगैरह आ गई हैं, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स है। एडवांटेजेस की बात करें तो इंटरेक्टिव हो गया, पार्टिसिपेशन लोगों का हो रहा है, बेटर रिसोर्स डिस्कवरी हो पा रही है, इम्प्रूव्ड यूजर एक्सपीरियंस, यूजर का एक्सपीरियंस क्या हो गया, इम्प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग क्या होता है, स्ट्रीमिंग इज द कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो वीडियो कंटेंट ओवर द इंटरनेट, अलाउिंग यूजर्स टू प्ले कंटेंट विदाउट डाउनलोडिंग द एंटायर फाइल, ठीक है। यानी ये क्या होता है, कंटिन्यूस इंटरमिशन, यानी जो डाटा आएगा वो कंटिन्यूस जा रहा है कहीं, ठीक है, और उसको बिना यूजर डाउनलोड किए उसको क्या कर सकता है, देख सकता है या सुन सकता है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो रियल टाइम प्लेबैक होता है, ठीक है, कई उसमें स्ट्रीमिंग में क्या होता है, रियल टाइम पे चल रही होती है चीजें, वो चीजें जो भी हो रही है, ठीक है। सपोर्ट करता है ऑनलाइन लर्निंग को, रिड्यूस करता है स्टोरेज रिक्वायरमेंट को, और एक्सेसिबल होता है इंटरनेट के थ्रू। एप्लीकेशन यूज कहाँ होता है लाइब्रेरी में, तो देखो ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह में, वेबिनार्स वगैरह में, या फिर एजुकेशनल वीडियोस वगैरह हो गए, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज वगैरह में यूज किया जाता है, ठीक है। लैम्प आर्किटेक्चर क्या होता है, तो लैम्प इज पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर स्टैक यूज फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन वगैरह होती है ना, उनको डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है लैम्प का। यह ओपन सोर्स है यानी फ्री है। इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो लैम्प एल से क्या आएगा, लाइनक्स, ए से अपाची, एम से माई एसक्यूएल, पी से पीएचपी या फिर पीएल या फिर पाइथन, ठीक है। पीएल जो होता है, ठीक है, और जो पाइथन होता है, ये सब अलग अलग लैंग्वेजेस वगैरह, पाइथन वगैरह तो लैंग्वेज है, ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ओपन सोर्सेज, ओपन सोर्स होता है, फ्री होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिलेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एप्लीकेशन की बात करें यूज कहाँ कहाँ होता है, तो देखो, तो मैनी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज पोहा, लैम्प हो गया आर्किटेक्चर, ठीक है, ये सब यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। एवरग्रीन, ठीक है, एवरग्रीन के बारे में भी जान लेते हैं। एवरग्रीन भी क्या है, एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है, डेवलप्ड इनिशियली बाय जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस, ठीक है। शुरू में इसको किसके द्वारा किया गया था, डेवलप किया गया था, ये जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस, जो कि कहाँ आएगी, यूएसए में, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो वेब बेस्ड सिस्टम है, स्केलेबल आर्किटेक्चर है इसका, मल्टी लाइब्रेरी सपोर्ट करता है, ओपेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है,
सर्कुलेशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है और कैटलॉगिंग सपोर्ट करता है। एडवांटेजेस की बात करें तो फ्री एंड कस्टमाइजेबल है, सुटेबल है फॉर लाइब्रेरी कंसोर्टिया, ठीक है। लाइब्रेरी कंसोर्टिया बता रखा तो मैंने ग्रुप होते हैं लाइब्रेरीज के जो कनेक्टेड होते हैं आपस में एक नेटवर्क में, ठीक है, अपना फिर शेयर वगैरह करते हैं रिसोर्सेज का। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है यहाँ पे। वैसे होता है न्यू जेन लिव ILS, ठीक है। न्यू जेन मतलब न्यू जनरेशन लाइब्रेरी, ठीक है। ये है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन इंडिया। ये कहाँ डेवलप हुआ है? इंडिया में डेवलप किया गया है, ठीक है। फीचर्स की बात करें तो वेब बेस्ड आर्किटेक्चर है इसका, मार्क 21 को सपोर्ट करता है, ठीक है। RFID कंपेटेबल है, ओपेक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी इंटीग्रेशन है इसमें और मल्टीलिंगुअल सपोर्ट करता है, यानी कई सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एडवांटेजेस की बात करें तो यूजर फ्रेंडली है, स्टैंडर्ड कंप्लायंट, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं उन सबको फॉलो करता है, ठीक है। सुटेबल फॉर एकेडमिक लाइब्रेरीज, OAI PMH टूल, ठीक है। ओपन आर्काइव इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटाडाटा हार्वेस्टिंग, ठीक है। is a standard used for sharing metadata in between repositories, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड हैगा जिसको जिसमें क्या होता है यूज किया जाता है शेयरिंग करने के लिए मेटाडाटा बिटवीन रिपोजिटरीज, ठीक है। रिपोजिटरीज के बीच में मेटाडाटा को शेयर करने के लिए स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है। फंक्शंस की बात करें तो मेटाडाटा हार्वेस्टिंग, रिपोजिटरी एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी, ठीक है, रिसोर्स डिस्कवरी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग। यहाँ पे मेटा डाटा हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जैसे ना कई सारे सोर्सेज वगैरह होते हैं ना उनको मतलब स्टडी वगैरह करना होता है, ठीक है। पॉपुलर ओ ए आई PMH टूल के आएंगे, ठीक है। तो डीस्पेस हो गया, ई प्रिंट हो गया, ग्रीनस्टोन हो गया, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करो तो इंक्रीज्ड विजिबिलिटी, ठीक है, बेटर रिसोर्स शेयरिंग हो पाती है, स्टैंडर्डाइज होता है मेटा डाटा एक्सचेंज, ठीक है। फिर आता है पर्ल, ठीक है, प्रैक्टिकल extraction and report language, ठीक है। is a high level performing programming language widely used for text processing and web development, ठीक है। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, ठीक है, यूज किया जाता है कहाँ पे? टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए और वेब डेवलपमेंट के लिए। फीचर्स की बात करें यहाँ पे तो काफी पावरफुल टेक्स्ट मैनिपुलेशन करता है, यानी टेक्स्ट वगैरह को एडिट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, चेंजेस वगैरह कुछ करना हो तो, ठीक है। डाटाबेस कनेक्टिविटी होती है इसमें, क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है और ओपन सोर्स है सबसे बड़ी बात है, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें मतलब कहाँ यूज होता है लाइब्रेरी में तो डाटाबेस की मैनेजमेंट में, ठीक है, वेब डेवलपमेंट में और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है ना, पावरफुल टेक्स्ट मैनिपुलेशन का मतलब जो टेक्स्ट वगैरह होते हैं ना उनको सर्च वगैरह इजीली कर सकते हैं, तो बहुत से फंक्शंस वगैरह एक्सट्रैक्ट करना जैसे टेक्स्ट वगैरह को तो इजी पड़ता है, ठीक है। SOUL पैकेज क्या होता है? SOUL देखा क्या होता है? सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। SON सॉफ्टवेयर, यूएस यूनिवर्सिटी एल लाइब्रेरी, ठीक है। ये तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इनफ्लिपनेट, ये इनफ्लिपनेट के द्वारा डेवलप किया गया था, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। फीचर्स क्या है? एक्विजिशन मॉडल है इसमें, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपेक फैसिलिटी है, मार्क 21 को सपोर्ट करता है। एडवांटेजेस की बात करें तो डिजाइन किया गया था इंडियन लाइब्रेरीज के लिए, यूजर फ्रेंडली है और स्टैंडर्ड कंप्लायंट है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड वगैरह होते हैं उन सभी को फॉलो करता है, ठीक है। क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो देखो, क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है फॉर मैनेजिंग लाइब्रेरी ऑपरेशन ओवर इंटरनेट। फीचर्स की बात करें तो रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज होता है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट होता है इसमें, रिड्यूस्ड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्केलेबल होता है, इजीली मेंटेन कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल तो ये क्लाउड को हो गया लाइब्रेरी, क्लाउड लाइब्रेरी सर्विसेज प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा टॉपिक रहेंगे, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं। डिस्कस द फंक्शनल मॉड्यूल्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम जो होते हैं उसके फंक्शन मॉड्यूल क्या होते हैं? देखो, एक्विजिशन होता है, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपेक, रिपोर्ट, ठीक है।
ये थोड़ा सा बाद में टॉपिक से ऐड किए गए हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा मोड़ा नॉर्मल है, बस थोड़ा मोड़ा आइडिया ले लो क्या है। आर्किटेक्चर मॉड्यूल ऑफ कोहा, ठीक है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, एक्विजिशन, ओपेक रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं, ठीक है। कोआ और सॉल्व में अंतर क्या है? टाइप की बात करें तो ये ओपन सोर्स है, प्रोप्राइटरी यानी पेड हैगा, ठीक है। यानी कि कोई एक ऑनर हैगा, इसको कोई भी यूज कर सकता है, इसमें लाइसेंस चाहिए होता है। कॉस्ट की बात करते हैं फ्री है, पेड हैगा, पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन डिजिटल लाइब्रेरी, फीचर्स, कंपोनेंट्स एंड एडवांटेजेस। डिजिटल लाइब्रेरी को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंपोनेंट्स की बात करें तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिसोर्सेज, मेटा डाटा, नेटवर्क, इन सब चीज़ों का यूज़ करता है, ठीक है। एक्सप्लेन मेटा डाटा एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो जो मेटा डाटा है, ठीक है, उसके क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है और डिजिटल लाइब्रेरी में, ठीक है, वो सब देखते हैं। तो डेफिनेशन वगैरह प्रोवाइड करता है, फंक्शन टाइप, बिबलिंग फॉर एडवांटेजेस वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, अवेलेबल होती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना आपको, देखो क्या है, बाद में मैंने ऐड किया है सब टॉपिक वगैरह, ठीक है। कि आपको क्या हो कि बस थोड़ा मोड़ा ऊपर से आइडिया लग जाए, ठीक है। ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है, बस ये रहेगा ना कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाएगा। कि आईसीटी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स हो गए, उसमें क्या होता है, ऑटोमेशन, नेटवर्किंग, रिसोर्स शेयरिंग, डिजिटल लाइब्रेरी, और भी चीज़ें आपको थोड़ी मोड़ी पता है, ठीक है। जैसे RFID टेक्नोलॉजी है, उसके यूज कहाँ कहाँ होता है। तो चेक इन चेक आउट में, सिक्योरिटी में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, सेल्फ मैनेजमेंट में यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। डिस्कस लाइब्रेरी नेटवर्किंग, रिसोर्स शेयरिंग, तो फ्लिपनेट हो गया, डेलनेट हो गया, OCLC, ठीक है। ये लाइब्रेरी नेटवर्किंग वाले रिसोर्स शेयरिंग वगैरह सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है। तो ये टॉपिक मतलब, हाँ, ये चैप्टर पूरी तरह से हमारा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। हमारी लास्ट वीडियो है, आपका एग्जाम जो जैसा भी जितने भी एग्जाम गए हैं, आप अपना फीडबैक वगैरह जरूर दीजिए। BLI 221 से लेके BLI 229 तक की सारी वीडियो हमने बना दी आपके कहने पे, ठीक है। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह आप कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा कि देखो सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, ठीक है। वीडियोस का यूज तो काफी लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं, बट सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे। तो हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।